नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं लारावेल की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लारावेल को लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। फिर उसके इंस्टॉलेशन के बाद हम कैसे अपना एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं लारावेल में और उसको रन करते हैं। ये प्रोसेस मैंने करके दिखाया था प्रीवियस वीडियो में। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में पार्ट 3 को देख सकते हैं, हाउ टू इंस्टॉल लारावेल एंड क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, अगर आपको लेटेस्ट आर्टिकल्स की अपडेट चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट tutorialwebsite.com पे जाके इस आर्टिकल्स को, यहाँ पे जो भी अपडेट्स आर्टिकल्स होते हैं लेटेस्ट, वो सारे आर्टिकल्स रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। सो बेसिकली इसमें क्या हम समझेंगे कि जब हम कोई भी लारावेल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सा फोल्डर क्रिएट होता है, कौन कौन सी फाइल क्रिएट होती है और कौन सा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अभी एक इनिशियल लेवल पे यानी कि फ्रेशर लेवल पे आप लारावेल स्टडी कर रहे हैं तो किन किन फोल्डर्स का आपको मेजर ध्यान देना है। हालांकि इम्पोर्टेंट देखो, बेसिक तरीके से सारा फोल्डर और फाइल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि होनी ही चाहिए अगर आप फ्रेशर हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी हम धीरे धीरे बेसिक फोल्डर और फाइल के स्ट्रक्चर के भी बात करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर है, यहाँ पे देखेंगे MVC, यानी कि जो कि हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर की फाइल्स और फोल्डर होते हैं। कहाँ पे हमारा मॉडल क्रिएट होता है, कहाँ पे हमारा व्यू क्रिएट होता है, कहाँ पे हमारा कंट्रोलर क्रिएट होता है। इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी ही चाहिए अगर आप लारावेल स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है राउटिंग फोल्डर, देन एसेट्स या फिर पब्लिक फोल्डर, जहाँ हम अपने इमेज, CSS फाइल्स या कोई भी एक तरीके से आगे चल के अगर एप्लीकेशन बनाते हैं, फाइल अपलोड करने का फंक्शन बनाना हुआ है या फिर इमेज अपलोड करने का फंक्शन बनाना हुआ, तो उस केस में हमारा सारा फाइल कहाँ स्टोर होगा उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पैकेज डॉट जेसन फाइल की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि ये फाइल क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आपका प्रोजेक्ट है, ये फाइल गलती से भी डिलीट नहीं होना चाहिए, इसलिए डिलीट नहीं होना चाहिए कि इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लारावेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम अदर बेसिक फोल्डर फाइल्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो याद होगा आपको कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये वाला स्ट्रक्चर देखा था, ब्लॉग नाम का हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जिसके अंदर ये फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरेट हुआ था। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, सबसे पहला आता है, ऊपर में देखेंगे, इसको बंद करता हूँ तो ऐप, दूसरा होता है बूटस्ट्रैप, फिर कॉन्फ़िगरेशन, फिर डाटाबेस, पब्लिक, रिसोर्सेज, राउट्स, स्टोरेज, टेस्ट, वेंडर, ये फोल्डर होते हैं। और देन फाइल्स इसके बाद होती है, जो कि आपका है इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन डॉट इन्वायरमेंट का। देन गिट के लिए, गिट अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं अभी इनिशियल लेवल पे, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। देन कंपोजिट डॉट जेसन फाइल, हालांकि इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया भी था, आज इस वीडियो में मैं और आपको बताऊंगा। पैकेज डॉट जेसन फाइल, कंपोजिट डॉट लॉग, यूनिट, PHP यूनिट डॉट XML, फिर उसके बाद रीडमी डॉट MD, फिर टेलविन CSS हमने यूज़ किया टेलविन डॉट कॉन्फ़िगर JS के लिए, और फिर वाइट कॉन्फ़िग डॉट JS, बेसिकली इनके बारे में। तो इम्पोर्टेंट के लिए हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, MVC यानी कि मॉडल व्यू और कंट्रोलर का। तो MVC के लिए हमारा सबसे पहले होता है मॉडल। मॉडल की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो फोल्डर है ऐप नाम का, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से कोर फोल्डर है, इसको आप कह सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का। लारावेल प्रोजेक्ट का कोर फोल्डर हमारा होता है ऐप। क्लियर। तो इसके अंदर मॉडल हमारा देखेंगे, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमारे फोल्डर है मॉडल्स के नाम से। जब इस मॉडल्स को क्लिक करेंगे, इसके अंदर एक फाइल बना हुआ है users.php। अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे लॉजिक्स लगे हुए हैं users.php फाइल में, जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, उसकी पासवर्ड रिमेंबर टोकन यानी कि ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए, यूजर ऑथेंटिकेशन के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लगा हुआ है। तो ये हमारा मॉडल का फाइल होता है, जिसके अंदर हम डाटाबेस से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो डाटा फैच करना हुआ, डिलीट करना हुआ, अपडेट करना हुआ, क्रिएट करना हुआ, यानी कि इंसर्ट करना हुआ, कोई भी फंक्शन हमें मतलब लगाना है डाटाबेस से रिलेटेड, वो हमारा मॉडल्स के अंदर आता है। इसके अंदर हम अपना कस्टम फाइल क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल। मान लीजिए यहाँ पे यूजर्स हैं, कल को आपको रजिस्ट्रेशन का क्रिएट करना होता है, रजिस्ट्रेशन डॉट PHP कर सकते हैं। लॉगिन का है तो लॉगिन डॉट PHP क्रिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि डाटाबेस से जितने भी हम फाइल करते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं, वो हमारा मॉडल्स फोल्डर के अंदर आता है। क्लियर। उसके बाद आता है व्यू। मॉडल के बाद व्यू होता है, तो व्यू को भी अगले स्टेप में समझेंगे। उसके बाद आता है कंट्रोलर। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा HTTP,
जब HTTP पे हम क्लिक करते हैं देन आपको कंट्रोलर फोल्डर के अंदर एक कंट्रोलर क्रिएट हुआ है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये बेसिक कंट्रोलर क्रिएट हुआ है, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, अभी ब्लैंक है। हम आगे कंट्रोलर क्रिएट करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप बेसिक समझिए क्या होता है। तो जो भी हमारा कंट्रोलर होता है यानी कि बिजनेस लॉजिक्स जो कनेक्ट करता है मॉडल्स को और व्यू को, जहाँ पे हमारा जैसे कि मैंने आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने इमेज में दिखाया था, जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है ब्राउजर से, जब आपका प्रोजेक्ट मानो रन कर रहा है, वेबसाइट चल रही है उसके अंदर, तो वो सबसे पहले हमारा किस पे जाता है, कंट्रोलर पे। तो कंट्रोलर क्या होता है, इमीडिएटर एक तरीके से समझ लीजिए मॉडल और व्यू के बीच में है, ठीक है। तो सारा काम पहले कंट्रोलर के पास जाएगा, कोई भी रिक्वेस्ट आएगा कंट्रोलर के पास जाएगा। तो कंट्रोलर के अंदर हमारा बिजनेस लॉजिक्स होता है कि इसके अंदर क्या होता है, हम सारे लॉजिक्स क्रिएट करते हैं कि कौन से मॉडल को यहाँ पे कॉल करना है जिससे कि डाटा फैच हो, और कौन से व्यू में वो डाटा को बाइंड करना है। तो ये सारा जो लॉजिक्स होता है वो हमारा कंट्रोलर के अंदर होता है, इसलिए ये फोल्डर भी इंपॉर्टेंट होता है। प्रोवाइडर्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम प्रोवाइडर और मिडिल वेयर का यूज करते हैं, इसके अंदर क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि ऑथेंटिकेशन की बात करें तो ऑथेंटिकेशन बार बार हमें यूज करना है, ठीक है, अलग पेज पे, तो हम एक मिडिल वेयर क्रिएट कर लेते हैं जो कि एक बार क्रिएट करते हैं और कहीं भी उसको किसी भी पेज में हम इसको यूज करते हैं। ये आगे जब हम मिडिल वेयर क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, बट आप अभी मोटा मोटा समझ लीजिए कि क्या होता है। तो ऐप इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐप के अंदर 3 हमारे फोल्डर होते हैं, एक कंट्रोलर का होता है, एक मॉडल का होता है, एक प्रोवाइडर होता है जो कि मिडिल वेयर के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐप में ये चीज़ है। अब बच गया है हमारा व्यू। आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर में हमारा मॉडल हो गया, कंट्रोलर हो गया, बचता है व्यू। तो व्यू के लिए हम जाते हैं, यहाँ पे हमारा लास्ट टाइम मैंने दिखा था रिसोर्सेज का फोल्डर होता है हमारा। रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे, देन हमारा CSS का फोल्डर होता है जिसके अंदर हम CSS लिख सकते हैं। जावा के अंदर होता है, JS के अंदर होता है हमारा जो भी जावा स्क्रिप्ट हम यूज करना चाहते हैं उसका फाइल्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देन आता है व्यूज। तो जो भी हमारा लेआउट होता है जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था welcome.blade.php फाइल में, इसमें एक कोड था जो कि बाय डिफॉल्ट जनरेट हुआ था, जो कि हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ से मैंने वो कोड को रिमूव किया था और ये हम अपना कोड लिखे थे जो कि हमारा यहाँ पे URL में दिख रहा था, ठीक है। कुछ भी चेंजेस कर रहे थे तो यह हमारा फ्रंट पे दिख रहा था। तो ये हमारा व्यू का फोल्डर है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आगे हमें कोई भी व्यू क्रिएट करना है, चाहे वो मान लो अबाउट का पेज का व्यू क्रिएट करना हो, कॉन्टैक्ट पेज का व्यू क्रिएट करना हो, या कोई भी आगे व्यू के, तो हम इसी के अंदर HTML का जो भी काम होगा इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिसोर्सेज फोल्डर इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड नंबर पे, जो कि हमारा होता है व्यू के लिए, क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे बात करते हैं अगला फोल्डर जो कि इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, वो होता है राउटिंग फोल्डर। कि राउटिंग कैसे क्रिएट हो, राउटिंग क्या होता है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे कोई भी वेबसाइट है, जैसे ये है यहाँ पे है, इस वेबसाइट के बाद ये जो स्लैश के बाद जो ये चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे प्रदीप मौर्य आ रहा है URL में, या फिर ये लारावेल -11 ट्यूटोरियल्स आ रहा है, ये राउट का काम होता है, ये राउटिंग का काम होता है। इसके थ्रू हम क्या, ये राउटिंग की जाती है जो कि URL बनाया जाता है। तो बेसिकली जो URL का पाथ होता है वेबसाइट में उसको हम राउट कहते हैं, और उसको जनरेट करने का, राउटिंग हम कैसे जनरेट करते हैं अपने लारावेल में, वो हम डिफाइन करते हैं राउट फोल्डर के अंदर। ये देख रहे हैं, राउट फोल्डर के अंदर आएंगे web.php, इसके अंदर जनरेट करते हैं। अभी आप देख रहे हो कि इनिशियल यहाँ पे स्लैश है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी आगे रूट नहीं है, मतलब ये इनिशियल कहिए या फर्स्ट रूट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम व्यू कौन सा लोड किए हैं, वेलकम डॉट का। तो वेलकम को किए हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा वेलकम के अंदर वाला कोड। अगर मैं इसके आगे भी मान लो करता हूँ /home, एंटर करता हूँ तो ये करेगा नॉट फाउंड, यानी क्योंकि इसका रूट अभी क्रिएट हुआ ही नहीं है इसलिए एरर देगा। लेकिन अगर मैं इस रूट को कॉपी करता हूँ सेम, और एक नया रूट बना देता हूँ, इसके अंदर डिफाइन करता हूँ कि नहीं, होम जब मैं लोड करूँ यहाँ पे तो भी हमारा ये वाला व्यू लोड होना चाहिए होम के अंदर। तो अब जाके रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे एरर नहीं देगा, आपका लोड हो गया इसके अंदर। अब मान लीजिए मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, ये देखिए रिसोर्सेज में हम जाते हैं जो कि हमारा व्यू का फोल्डर है, ठीक है। व्यू के अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं home.blade.php, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको मैं यहाँ पे h1 टैग देता हूँ और h1 टैग क्लोज करता हूँ, और ये इसको करता हूँ होम फाइल या होम पेज, ठीक है। सेव करते हैं, और ये जो वेब में है यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, होम कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप देखिए होम पे आ गया, होम पेज। तो इस तरीके से हम अपना रूट डिफाइन करते हैं अलग अलग। जैसे अभी होम का है, इस तरीके से हम अबाउट का भी कर सकते हैं, इसके आगे जाएंगे
इसको हम अबाउट अस भी कर सकते हैं, अबाउट डैश अस, ठीक है। सेव करेंगे तब अबाउट अस पे करेंगे तो अबाउट अस का यहाँ पे तभी ये लोड होगा। तो ये देखिए अभी भी लोड हो रहा है, ठीक है। अगर इसके आगे कुछ और कर देंगे, मान लो सिर्फ अबाउट करते हैं, तो ये लोड नहीं होगा। अबाउट अस पे हमने क्रिएट किया था अबाउट अस। तो इस तरीके से हमारा रूट क्रिएट होता है, जो कि हमारा क्रिएट होता है किसमें, राउट्स के अंदर और वेब डॉट पी फाइल में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कंसोल डॉट पी फाइल है। ये क्या होता है, बेसिकली ये कंसोल फाइल होता है। जब हम कमांड के थ्रू कुछ काम करते हैं ना, जैसे ये कमांड पे टर्मिनल के थ्रू हम कर रहे हैं यहाँ पे, उस केस में इसका यूज होता है। तो अभी हम इसका कर नहीं रहे, इसलिए इसका नाम कंसोल होता है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल को एक कंसोल, हमारा स्क्रीन बोल सकते हैं, कंसोल एक स्क्रीन कमांड टर्मिनल हो गया, ठीक है। इसलिए इसको कंसोल बोलते हैं। इसका यूज नहीं होता है ज़्यादातर हम वेब का ही यूज करते हैं, जिसके अंदर हम क्रिएट करते हैं अपना रूट। क्लियर। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा है, कौन सा फोल्डर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एसेट्स एंड पब्लिक फोल्डर, जो कि मैंने बताया। अब एसेट्स एंड पब्लिक फोल्डर में आप जाते हैं तो ये यहाँ पे आपको पब्लिक फोल्डर दिख रहा है इसके अंदर, और यहाँ पे आपको देख लीजिए कुछ फाइल्स दिख रही है, जैसे HTXS, फेविकॉन डॉट आइकन। फेविकॉन डॉट आइकन क्या होता है, बेसिकली जब आप जाते हो वेबसाइट पे, तो ये जो एस का आइकन दिख रहा है ऊपर में, या फिर इसके अंदर यूट्यूब के अंदर यूट्यूब आइकन दिख रहा है, ठीक है, या फिर लारावेल की वेबसाइट पे जा रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो छोटा छोटा आइकन दिख रहा है ना ब्राउजर के अंदर, उसी को बोलते हैं हम फेविकॉन आइकन। तो यहाँ पे फेविकॉन आइकन हम लोड करते हैं पब्लिक के अंदर, जो हम इंडेक्स फाइल पे करते हैं। तो और देखिए जब भी हमारा लारावेल एप्लीकेशन लोड होता है तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट हमारा व्यू या कंट्रोलर लोड नहीं होता है, जो कि यहाँ कंट्रोलर फाइल बनाया है वो, या फिर व्यू डायरेक्ट लोड नहीं होता है। जब भी हमारा कोई एप्लीकेशन लोड होता है तो पब्लिक फोल्डर का जो इंडेक्स पेज होता है, इंडेक्स ये लोड होता है हमारा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये लोड होता है। इसके बाद जो भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, और जो भी फिर रूट डिफाइन किया हुआ है, रूट के हिसाब से वो पेज लोड हो जाता है। तो जो डिफॉल्ट लोड होता है ना, वो हमारा पब्लिक फोल्डर का इंडेक्स डॉट पी ही लोड होता है। क्लियर। तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको रोबोट टेक्स्ट दिख रहा है। इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, जब हमारी वेबसाइट में गूगल को हम अथॉरिटी देते हैं कि कौन सा पेज क्रॉल होना है, नहीं होना है, डिसेबल करना है, उसको क्रॉलिंग बंद करना है, या फिर एसईओ से पर्पज जितना भी इसमें काम होता है वो इसके अंदर होता है रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर। और HTXS फाइल हमारा क्या होता है, बेसिकली रीडायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। मान लीजिए कल को हमें कोई यूआरएल रिडायरेक्ट कराना है एसईओ के बिहाफ पे, या नया यूआरएल या किसी और वेबसाइट पे ही रिडायरेक्ट कराना है, तो वो सब रिडायरेक्शन का काम या फिर कुछ ऑप्टिमाइजेशन का कोड यूज करना, तो हम HTDocs में करते हैं। बेसिकली जिन्होंने कोई वेबसाइट बनाया होगा, अगर आप लोगों ने, तो आपने देखा होगा हर वेबसाइट में, कोई भी वेबसाइट बनाई उसमें .htxs फाइल होता ही है। उसका बहुत सारे इंपॉर्टेंस होता है HTXS फाइल के। तो ये हमारा बेसिक जो 5 पॉइंट जो है, बेसिकली ऐप फोल्डर एक हो गया, एक रिसोर्सेज हो गया, राउट्स हो गया, पब्लिक हो गया, ये हमारा मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट होता है हमारा वेंडर। वैसे तो आपको इसमें कोई फाइल जल्दी क्रिएट नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है जब हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं। यानी कि जितना पैकेज हमारे अभी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुआ होगा, जो कि मैंने आपको दिखाया था पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर आप जाते हैं, तो इसमें मैंने बताया था ना कि रिक्वायर्ड यहाँ पे PHP है, जो कि हमारा बेसिक यहाँ पे लारावेल फ्रेमवर्क, और इसके बाद जो रिक्वायर्ड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या है, फेकर डॉट PHP डिपेंडेंसी, यहाँ पे देख लो जो भी है, पेल, पेन, सेल, मॉकरी, कोलिजन, पेस्ट, ये सब जो होता है ना, ये हमारा डिपेंडेंसी जो होता है, ठीक है। तो वो सारा इसके अंदर आपको मिल जाएगा। जैसे हम बात करते हैं फेकर की, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए फेकर डॉट PHP फाइल यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद आप नीचे आओगे मॉकरी एम से, तो ये देखो मॉकरी मिल रहा है। कोलिजन भी इसी तरीके से ऊपर में आप देखोगे कहीं ना कहीं कोलिजन भी मिल जाएगा आपको। तो बेसिकली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी आप इंस्टॉल होता है या लाइब्रेरी इंस्टॉल रहता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि देखो यहाँ पे तो बहुत कम है स्पेस, तो इसमें 4 से 5-6 चीज़ें हैं, बट इसके अंदर इतने सारे फोल्डर्स क्यों क्रिएट हुए जब हमारा इसका यूज नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है, ये लाइब्रेरी है, बट होता क्या है ना कि ये लाइब्रेरी हो सकता है 10 और लाइब्रेरी को यूज कर रहा है, ठीक है। मतलब अकेले इस फेकर डॉट PHP के लिए हो सकता है 10-5 लाइब्रेरी ऑलरेडी इसके यूज के लिए है, तो वो हमारे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। तो जो रिफ्रेश मतलब होता है, एक लाइब्रेरी एक डिपेंडेंसीज हो सकता है मल्टीपल डिपेंडेंसीज को यूज कर रहा हो, तो वो सारे डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। तो इसलिए फोल्डर्स इसमें आपको ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डेवलपमेंट्स के अंदर डिपेंडेंसी वो कम यहाँ पे दिखेगा, हो सकता है लिस्ट कम हो बट फोल्डर यहाँ पे ज़्यादा हो। तो ये रीज़न होता है कि इसके अंदर डायरेक्ट मतलब ज़्यादा होता है। तो जब भी कोई हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा कि जब भी हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो कहाँ इंस्टॉल होता है।
उसका जो सारा इन्फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, वो हमारा वेंडर्स के अंदर ही इंस्टॉल होता है, सारा का सारा क्रिएट होता है फोल्डर। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली सारी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, चाहे वो ऐप की कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं। देखो, जैसे ऐप का नाम क्या है, लारावेल ऐप है, इन्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्शन है, डबगिंग के लिए क्या हो रहा है, तो जितने भी देखो इन्वायरमेंट, ऐप का यूआरएल क्या होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होता है हम इसके अंदर करते हैं, जैसे की वगैरह देनी है, ऐप की देनी है, साइफर की देनी है, ये सब चीज़ें हमारा एप्लीकेशन में, तो ऐप से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा इसके अंदर होगा। ऑथ से रिलेटेड नहीं, यानी कि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जितना भी होगा वो यहाँ पे होगा। उसी तरीके से कैचे का है, डाटाबेस का है। डाटाबेस में जाएंगे तो देखिए, डाटाबेस में डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल लाइट यूज़ किया हुआ है। इसमें एसक्यूएल लाइट के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मान लीजिए माई एसक्यूएल हम यूज़ करें तो माई एसक्यूएल के अंदर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है कि डाटाबेस का नाम क्या होगा, रूट पास यूज़र नेम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, सॉकेट क्या होगा, अगर आगे चल के है तो ये सब चीज़ें जो भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होनी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डाटाबेस फ़ोल्डर के फाइल्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन डाटाबेस का, फाइल सिस्टम का उसी तरह का फाइल सिस्टम का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होता है कि जब हम फाइल अपलोड करते हैं तो कहाँ स्टोर होना चाहिए। तो देखिए, फाइल जब स्टोर करते हैं तो स्टोरेज के लिए हमने यहाँ पे स्टोरेज का पाथ यहाँ पे दिया हुआ है ऐप यूआरएल में। तो आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे स्टोरेज का फोल्डर दिख रहा है। तो जितने भी फाइल अपलोड होगा, जैसे फाइल अपलोड फंक्शन से हम करते हैं, आगे हम कोई भी बनाते हैं तो जितना भी फाइल हम अपलोड करेंगे वो स्टोरेज के अंदर बेसिकली हम एक नया फाइल मतलब फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। जैसे मान लीजिए अपलोड नाम का हमने फोल्डर क्रिएट कर दिया, उसके अंदर हम पाथ देंगे कि स्टोरेज के अंदर, अपलोड्स के अंदर हमारा फाइल अपलोड होना चाहिए, तो यहाँ पे अपलोड होगा, स्टोरेज के अंदर सारा अपलोड होगा। तो स्टोरेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो भी फाइल अपलोड करते हैं हम, वो सब स्टोरेज के अंदर जाता है, ठीक है। फाइल सिस्टम आपको समझ में आ गया। उसी तरह लॉगिन की हम बात करते हैं, मेल के लिए हम बात करते हैं। मेल का कॉन्फ़िगरेशन हम जब करते हैं, जैसे यूआरएल क्या होता है, होस्ट क्या है, मेल का पोर्ट नंबर कौन सा है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, जब एसएमटीपी हम सेटअप करते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। ये सेंडर ईमेल का क्या होगा, रिसीवर क्या होगा, रिप्लाई के लिए क्या होगा, वो सारा कुछ सेटअप यहाँ पे मेल पे होता है। जब हम आगे प्रोजेक्ट करेंगे ना तो आपको और समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। उसी तरह क्यू का है, सर्विसेज का है, सेशन का है। सेशन का भी यहाँ पे हम सेटअप करते हैं कि किस तरीके से सेशन जनरेट होगा, वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, क्या क्या होगा, वो सारा कुछ इसमें हम कर सकते हैं। तो बेसिकली जितने भी कॉन्फ़िगरेशन का काम होता है वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में होता है। उसके बाद आता है डाटाबेस। इसमें हमारा फैक्ट्रीज है, माइग्रेशन है, सीडर है। तो ये मत समझिए कि डाटाबेस फ़ोल्डर है तो डाटाबेस का जो भी चीज़ें होंगी कॉन्फ़िगरेशन को डाटाबेस के अंदर होगा, नहीं। कॉन्फ़िगरेशन का जो काम होगा वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डाटाबेस डॉट पीएचपी फाइल में होगा। ये हमारा डाटाबेस में फैक्ट्रीज क्रिएट करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, सीडर करते हैं, उस केस में हमारा ये यहाँ पे काम होता है, ठीक है। तो ये डाटाबेस फ़ोल्डर इसलिए होता है। तो आपने ऊपर देख लिया बूट स्टेप्स के अंदर क्या है, बेसिकली कैचे में प्रोवाइडर्स यहाँ पे है, ऐप है। तो ये बूट स्टेप का जब कैचे वगैरह क्रिएट होता है तो पैकेज वगैरह यहाँ क्रिएट होता है बूट स्टेप का, तो उस चीज़ों के लिए है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए, क्लियर। तो आपने देखा ऐप हमारा इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने बता दिया आपको। उसके बाद हमारा है कॉन्फ़िगरेशन भी आपने देख लिया, डाटाबेस भी देख लिया, पब्लिक भी देख लिया, रिसोर्सेज देख लिया, राउट्स देख लिया, स्टोरेज देख लिया। अब टेस्ट बेसिकली क्या आता है, एक तरीके से जब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है या फिर हम लारावेल कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो एक तो डेवलपर टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो डेवलपर जो टेस्टिंग होती है ना, हम यूनिट टेस्टिंग बेसिकली कर सकते हैं। यूनिट टेस्टिंग जब हम करते हैं प्रोजेक्ट की, वो हमारा उस पर्पज़ के लिए ये इस फोल्डर का हमारा यूज होता है, ठीक है। जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, कभी यूनिट टेस्टिंग करेंगे लास्ट में, तो उसमें आपको पता चलेगा। वेंडर्स का मैंने बता दिया। इन्वायरमेंट फाइल का मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट फाइल में क्या था, इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, अपना जो सेंसिटिव डाटा यानी कि क्रेडेंशियल वगैरह होता है, एपीआई की डिटेल्स होता है, वो सब हम यहाँ पे स्टोर करते हैं जिससे कि हमारा डाटा सिक्योर है। डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे चेंज करके दिखाया था, वो भी यहाँ पे होता है। ड्राइव का होता है बेसिकली, यहाँ पे कैचे वगैरह के लिए भी हम यहीं पे कर सकते हैं, मेल के लिए हम यहाँ पे सारा सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन में ही सेटअप कर देते हो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन डॉट पेज में करने की जरूरत नहीं होता है। जैसे डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन है तो या तो हम यहाँ पे सेटअप करें या फिर हम सीधे इसको क्या करें, इन्वायरमेंट डॉट पीएचपी फाइल में हम सेटअप कर दें, तो भी यहाँ से वो डाटा कैच कर लेता है, क्लियर। उसके बाद यहाँ गेट के चीज़ें हैं। गिट आपको जब गिट पे हम फाइल अपलोड करते हैं उस केस में ये सब यूज होता है। तो अभी आप गिट के लिए अभी आप छोड़ दीजिए, गिटअप का अभी काम नहीं है, टेंशन नहीं है। मैंने बताया था कंपोजर डॉट जेसन फाइल क्यों जरूरी है। अब ये देखिए, कंपोजर डॉट जेसन फाइल में जैसा कि मैंने पहले बताया था हमारे प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, टाइप किस टाइप का है, कौन सा पीएचपी का वर्जन है, लारावेल का फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है,
कौन सा वर्जन इंस्टॉल हो रहा है, डिपेंडेंसीज कौन सी। अगर गलती से भी ये फाइल डिलीट हो गया तो मीन्स कि आप समझिए कि आपको प्रोजेक्ट रन करना बंद कर देगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट कहीं पे आप अपलोड करते हो और ये वेंडर्स फाइल काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, इसको नहीं अपलोड करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जब हम गिट पे अपलोड करते हैं ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सारी फाइल तो करते हैं बट वेंडर फाइल को हम कभी भी अपलोड नहीं करते हैं क्योंकि हैवी होता है, ठीक है। तो इसको पुल करना पुश करना में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मान लीजिए किस आपने गिट पे अपलोड कर दिया। गिट एक रिपोजिटरी होता है जहाँ पे हम मैनेज करते हैं अपने कोड को। जैसे मान लीजिए मैंने अपलोड कर दिया, किसी और पर्सन को उस कोड को डाउनलोड करना है तो वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेगा। तो उस केस में क्या होता है, अगर हमारा कंपोजर डॉट जेसन फाइल है उसके अंदर, तो डाउनलोड कर लेगा, प्रोजेक्ट को पुल कर लेगा, और देन कंपोजर अपडेट फंक्शन चलाएगा ना, तो ऑटोमेटिक ये वेंडर फाइल क्रिएट हो जाएगा उसके लोकल सिस्टम में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो। तो अब आप इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट लारावेल का अगर गिट पे अपलोड करते हैं, ठीक है, तो वेंडर डॉट फाइल जो है वेंडर फोल्डर को हम अपलोड करते हैं या नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये हैवी होता है, ये टाइम लेता है कोड को पुश होने में और पुल होने में, तो इसलिए इसको नहीं करते हैं। कंपोजर डॉट लॉक जो कि मैं बताया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है पैकेज डॉट जेसन फाइल, इसके अंदर भी कुछ खास नहीं है। कंपोजर डॉट लॉक में एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक चीज़ को बताता हूँ, जो भी पैकेज मैंने आपको बताया इसके अंदर यूज हो रहा है, जैसे फेकर है या फिर पिंट है, सेल है, मोकरी है, तो उसका क्या होता है ना, यहाँ पे लॉक में आपको सारा इन्फॉर्मेशन उस पैकेज से रिलेटेड होगा। मान लीजिए फेकर है, फेकर डॉट पीएचपी फाइल, ये फेकर डॉट पीएचपी फाइल और कौन कौन से पैकेज को यूज कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी अगर इसमें यूज कर रहा है तो, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको, जैसे लाइब्रेरी का यहाँ पे देख लो, यहाँ पे यूज हो रहा है, इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें यूज कर रहा है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे ये है कार्बन पीएचपी फाइल, सोर्स फाइल, इसमें कौन कौन सी फाइल यूज कर रहा है, रिक्वायर्ड है उसकी, मतलब जितने भी डिपेंडेंसी एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे एक तरह हायरार्की में, स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। गिट के लिए है तो देखिए, गिट के लिए सोर्स क्या है, जिप क्या होगा, वर्जन कौन से रिक्वायर्ड है, उसके अंदर अब रिक्वायर्ड डेवलपमेंट कौन कौन से हैं, ये देखिए इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से जितने भी पैकेज हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। स्टोर होता है बेसिकली अपने आप ही, जब इंस्टॉल करते हैं पैकेज को तो इसमें स्टोर होता रहता है। PHP यूनिट बता दिया। रीडमी डॉट एम डी में क्या होता है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जैसे हमारा प्रोजेक्ट के बारे में हम लिख दिया कि हाँ ये प्रोजेक्ट किस तरीके का है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया। और इसके अंदर अगर कोई जैसे वर्जन कंट्रोलिंग, हम मान लीजिए मल्टीपल वर्जन, तो जब भी अपडेट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर तो सारी इन्फॉर्मेशन हम रीड डॉट एम डी फाइल में लिख देंगे कि इस प्रोजेक्ट में कौन सा अभी वर्जन अपडेट हुआ है और उसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी, जो मतलब बेसिकली इन्फॉर्मेशन अपने हम प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लोगों को जब भी कहीं भी अपलोड होता है तो वहाँ से रीड करके ही आप इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं बेसिक आपको यहाँ से पता चल जाता है। टेलविंड ये CSS फाइल के लिए होता है, जो कि यहाँ पे हमने टेलविंड यूज़ किया हुआ है इसलिए ये यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है उसका। फिर आता है वाइट डॉट कॉन्फ़िगरेशन जेएस फाइल। बेसिकली ये इसलिए पर्पज से होता है जब हम नोड जेएस, रिएक्ट जेएस या कोई थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं ना कोडिंग लैंग्वेज, तो उस केस में यहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, नोड हो गया या फिर रिएक्ट हो गया या फिर आगे और भी जेएस के फ्रेमवर्क हैं, उनको अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम सेटअप करते हैं। तो इसलिए ये वाइट डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेएस फाइल हमारा यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली सब कुछ आपने यहाँ पे देख लिया, कोई भी अब मेरे ख्याल से यहाँ पे बचा नहीं है, सारे स्ट्रक्चर के बारे में आपने देख लिया, जो कि इंपॉर्टेंट भी है वो भी मैंने बता दिया कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। अदर फाइल, पैकेज डॉट जेसन फाइल के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में आपने समझ लिया। अब आता है इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इंटरव्यू क्वेश्चन में बताया कि पहला होता है कि कंपोजर जो होता है फाइल का यूज क्या है, तो आपको समझना है कंपोजर फाइल का यूज क्या है। तो कंपोजर फाइल के अंदर ही हमारा सारा प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, डिपेंडेंसीज की इन्फॉर्मेशन होती है, PHP की इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट का नाम होता है, लारावेल का वर्जन क्या है, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन सारा कंपोजर के अंदर होता है। मतलब कंपोजर जो फाइल जो है बेसिकली हमारा क्या है, बेस है, प्रोजेक्ट का कोर है, इसके बिना प्रोजेक्ट हमारा रन नहीं करेगा। उसके बाद डिपेंडेंसी कहाँ पे इंस्टॉल होती है, तो मैंने बताया जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगा वो हमारा कहाँ होगा, वेंडर फोल्डर के अंदर होता है।
तो इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है डॉट इन्वायरमेंट फाइल का यूज़ क्या है, तो बेसिकली डॉट इन्वायरमेंट फाइल का यूज़ हमारा बेसिकली है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जो हमारा सेंसिटिव डाटा होता है, एपीआई की होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, डाटाबेस की इन्फॉर्मेशन, वो हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। आगे चल के मान लीजिए एसएमटीपी की इन्फॉर्मेशन है, कोई और थर्ड पार्टी आप लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो, पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करोगे इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट से उसको कॉल करके आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इसलिए हमारा होता है। तो आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। स्ट्रक्चर से रिलेटेड फोल्डर किस तरीके से होता है, कौन कौन से फोल्डर इंपॉर्टेंट है। थैंक यू अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट्स मिलते रहें, जितने भी हमारे आगे आने वाले वीडियोज हैं उसके अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।